नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 19 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि गुरपाल और सत्या ने सरिता को बदमाशों से बचाया। तभी उन्हें पता चला कि सरिता साहूकार गिरधारी की बेटी है। गुरपाल ने सत्या से कहा कि वह सरिता को उसके घर तक छोड़ आए। अब आगे। सत्या अपने घोड़े की लगाम हाथ में पकड़े सरिता के साथ धीरे धीरे चल रहा था। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। सत्या के मन में अभी भी अपराध बोध था। उसे लगता था कि सरिता के मंगेतर की मृत्यु का कारण वही है। उस दिन निधान ने गोली गुरपाल पर चलाई थी, लेकिन गुरपाल को बचाने के लिए सत्या ने उसे धक्का दिया और गोली सरिता के मंगेतर को लग गई थी। चलते चलते सरिता ने सत्या की ओर देखा। तुम वही हो ना, जो उस दिन हमारे घर आए थे? उसने धीमे स्वर में पूछा। सत्या कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, हाँ आए थे। सरिता ने गहरी सांस ली। अगर उस दिन तुम लोग हमारे घर नहीं आते तो शायद मेरा मंगेतर आज जीवित होता। सत्या ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूं, और यही बात मुझे हर समय भीतर से कचोटती रहती है। कुछ पल मौन छाया रहा। फिर सत्या बोला, लेकिन हम वहां किसी स्वार्थ से नहीं गए थे। जब्बार ने मेरे स्वामी की हत्या की थी। कई निर्दोष लोगों पर अत्याचार हुए थे। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि उसका बदला लेकर रहूंगा। और जहां तक तुम्हारे पिता की बात है, क्षमा करना, लेकिन उन्हें भी सबक सिखाना आवश्यक था। बहुत से गरीब किसान उनके कारण दुख झेल रहे थे। सरिता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम बहुत स्पष्ट बोलते हो। मन में जो होता है वही कह देते हो। सत्या हल्का मुस्कुराया। यह मैंने अपने स्वामी से सीखा है। तुम्हारे स्वामी से? कौन थे वो? सरिता ने पूछा। सत्या की आंखों में यादें उतर आईं। वे योद्धा नहीं थे, वे मेरे मार्गदर्शक थे। उन्होंने मुझे तलवार चलाना नहीं सिखाया था। फिर सत्या ने उसे अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया। अपने गांव, अपने स्वामी, अपने संघर्ष और अपने साथियों के बारे में। सरिता चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। धीरे धीरे वे हवेली तक पहुंच गए। अब तुम जाओ, सरिता बोली, और अपने आप को इतना दोष मत दो। मैं कल सुबह उसी स्थान पर दोबारा जाऊंगी। सत्या ने उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। अगली सुबह सत्या फिर सरिता से मिला। दोनों आमने सामने बैठे थे। पेड़ों से छनकर आती धूप वातावरण को शांत बना रही थी। सरिता ने कहा, लोग कहते हैं कि मैं मनहूस हूं। कुछ वर्ष पहले मेरे कारण मेरे भाई की मृत्यु हुई और मेरे कारण मेरे मंगेतर की जान गई। सत्या ने दृढ़ स्वर में कहा, किसी इंसान के जन्म से ही यह कैसे तय हो सकता है कि वह अशुभ है? यह सब अंधविश्वास है। तुम चाहे विश्वास न करो, सरिता बोली, लेकिन मैं करती हूं। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने मेरी कुंडली बनाई थी। उसमें लिखा था कि मेरे जीवन में दुख ही दुख होंगे और मेरे कारण मेरे अपनों को परेशानी होगी। उसने एक कागज सत्या की ओर बढ़ाया। तुम पढ़े लिखे हो, जरा पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? सत्या ने कागज देखे बिना ही कहा, पहले मुझे भी इन बातों पर विश्वास था, लेकिन अब नहीं रहा। मेरी कुंडली में भी कहीं नहीं लिखा था कि मेरे स्वामी की हत्या होगी, बल्कि लिखे अनुसार तो मुझे तो यह था कि मुझे आज से 10 साल पहले मर चुका होना चाहिए था। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, कोई इंसान दूसरे का भविष्य कैसे जान सकता है? भविष्य तो केवल वही जानता है जिसने इस संसार को बनाया है। सरिता उदास स्वर में बोली, तुम कुछ भी कहो, लेकिन लोग मुझसे नफरत करते हैं। बचपन में मेरे भाई की मृत्यु हो गई। विवाह वाले दिन मेरे मंगेतर की। सब मुझे अशुभ मानते हैं। मेरे माता पिता भी परेशान रहते हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाते। सत्या ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा। अपने साथ हुई घटनाओं के लिए स्वयं को दोष मत दो। तुम्हारे भाई की मृत्यु भगवान की इच्छा थी। तुम्हारे मंगेतर की मृत्यु निधान के गलत निशाने के कारण हुई। या फिर तुम चाहो तो उसका कारण हमें मान सकती हो, लेकिन अपने आप को दोषी मत समझो। सरिता ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। सत्या आगे बोला, समाज में कितनी बुराइयां और भ्रांतियां फैली हुई हैं। मैं और मेरे साथी इन्हें बदलना चाहते हैं। शुरुआत तुमसे ही सही। वह मुस्कुराया। मुझसे वादा करो कि अब तुम खुद को दोषी नहीं मानोगी। सरिता की आंखों में पहली बार चमक दिखाई दी। दोनों कुछ देर और बातें करते रहे। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो सत्या, वह बोली। तुमसे मिलके, तुम्हारी बातों से मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। तुम्हें तो शिक्षक होना चाहिए। सत्या हल्का हंसा। मैंने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है और आज भी सीख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो ज्ञान मैंने पाया है उसे लोगों तक पहुंचाऊं, समाज के काम आऊं।
लेकिन इसके लिए शांति की आवश्यकता होगी, और उसी के लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। उस दिन के बाद सरिता बदलने लगी। जो लड़की हर समय उदास और खोई हुई रहती थी, अब उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगी। साहूकार गिरधारी और उसकी पत्नी भी अपनी बेटी में आए इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न थे। जब दोनों बातें कर रहे थे, उधर मंसूर को पुल पर हमले की खबर पता चली। मंसूर को जैसे ही खबर मिली, उसके चेहरे पर राहत और खुशी एक साथ उतर आई। मंसूर रंगा ने उसे बताया था, बागियों ने साहूकार की हवेली पर हमला कर दिया। जब्बार और उसके साथी मारे गए। मंसूर कुछ क्षण उसे देखता रह गया। सच उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, रंगा बोला, और सुनने में आया है कि हमला बहुत सोच समझकर किया गया था। किसी अंदर वाले ने उनकी मदद की है। मंसूर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कौन? उसने तुरंत पूछा। किसने मदद की? रंगा थोड़ा पास आया और धीमे स्वर में बोला। पूछताछ में एक नाम सामने आया है, गांव का हलवाई चौथू। यह सुनते ही मंसूर के चेहरे का रंग उड़ गया। चौथू? उसकी आवाज कांप गई। हाँ, रंगा बोला, गांव के सिपाही उसे पकड़ चुके हैं। आज शाम उसे पूछताछ केंद्र लाया जाएगा। इतना कहकर रंगा चला गया, लेकिन मंसूर वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में अजीब बेचैनी उठने लगी। उसे अपने अब्बू का घायल शरीर याद आ गया। उनके शरीर पर पड़े घा, डरी हुई आंखें। उसे समझते देर नहीं लगी कि चौथू के साथ भी वही होने वाला है। उसने मुट्ठियां भींच ली। नहीं, उसके होठों से निकला, चौथू को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। पूछताछ केंद्र की जिम्मेदारी सिकंदर के हाथ में थी। सिकंदर? वो दुष्ट? मंसूर बेचैन होकर कमरे में टहलने लगा। अगर मैं अकेला गया तो? वह सोचने लगा, क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? उसके मन में किशन और उसके साथियों का ख्याल आया। मुझे उनकी मदद चाहिए होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर चिंता और बढ़ गई। कल के हमले के बाद पूरा सूबा उन्हें ढूंढ रहा होगा। पता नहीं वे लोग कहाँ होंगे, शायद कौशल्या को भी ना पता हो। तभी उसे एक और खबर मिली। आज सिकंदर पूछताछ केंद्र नहीं आने वाला था। मंसूर ने राहत की सांस ली। मतलब आज चौथू पर ज्यादा खतरा नहीं होगा। लेकिन समय बहुत कम था। उस शाम काम खत्म होते ही मंसूर तेजी से कौशल्या की भट्ठी की ओर निकल पड़ा। सूरज ढल चुका था। भट्ठी की आग दूर से चमक रही थी। वहां काफी लोग अपने दाने भुनवाने आए हुए थे। उन्हीं लोगों के बीच एक 12 साल का लड़का बैठा था। वह अपने दोस्त से बातें कर रहा था, जबकि एक कबूतर उसके कंधे पर उछल कूद कर रहा था। कभी उसके सिर पर बैठ जाता, कभी बाल खींचने लगता। अरे नहीं प्यारे, लड़का हंसते हुए बोला, फिर से बाल मत खींच। मंसूर ने उस लड़के को ध्यान से देखा। वह समझ गया, यह भीम था। और वह कबूतर। मंसूर की आंखें फैल गईं। यह तो वही पक्षी है, उसने मन ही मन कहा, जो मैंने अर्जुन को दिया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उधर कौशल्या ग्राहकों में घिरी हुई थी। मंसूर ने उसे इशारे से बताया कि उसे जरूरी बात करनी है। लेकिन इतने लोगों के बीच बात करना संभव नहीं था। मंसूर थोड़ी दूर पड़े बड़े पत्थर पर जाकर बैठ गया। इतनी भीड़ में बात नहीं हो पाएगी, उसने सोचा। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, अम्मा, और कितना समय लगेगा? कौशल्या समझ गई कि मंसूर कुछ जरूरी कहना चाहता है। मंसूर उठकर भीम के पास आया। बहुत सुंदर पक्षी है, मंसूर बोला। भीम मुस्कुराया। हाँ, यह मेरे भाई का है। क्या इसका संदेश पहुंचाने का शिक्षण हो गया है? मंसूर ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा। भीम ने कंधे उचकाए। पता नहीं, अर्जुन वीरे का पक्षी है। मंसूर की आंखों में उम्मीद चमकी। ऐसे पक्षी अपने मालिक को ढूंढ लेते हैं। वह बोला, मेरे एक दोस्त के पास भी ऐसा कबूतर था। सच? भीम उत्साहित हो गया। हाँ, मंसूर मुस्कुराया, अगर चाहो तो आजमा सकते हैं। वाह, भीम खुशी से बोला, वीरे को बहुत अच्छा लगेगा। मंसूर को आखिर रास्ता मिल गया था। अब वे अर्जुन और उसके साथियों तक संदेश पहुंचा सकता था। वे धीरे से कौशल्या के पास गया। संदेश लिखने का बहाना बनाते हुए उसने उससे दाम पूछे। फिर बोला, मेरे पैसे तो घोड़े के थैले में हैं। वह तेजी से घोड़े के पास गया। जल्दी जल्दी उसने कपड़े का एक छोटा टुकड़ा निकाला और संदेश लिखा। चौथू पकड़ा गया है। उसे बचाना होगा। पूछताछ केंद्र लाया जा रहा है। उसने गहरी सांस ली और वापस आ गया। चलो देखते हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। भीम ने उत्सुकता से कबूतर उसकी ओर बढ़ा दिया। मंसूर ने सावधानी से नजर बचा के छोटा संदेश कबूतर के पैर में बांधा।
भगवान करे यह उन तक पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। फिर उसने दोनों हाथों से कबूतर को ऊपर उछाल दिया। फड़फड़ाते पंखों के साथ वह पक्षी अंधेरे आसमान की ओर उड़ गया और मंसूर की आंखें उसी को देखती रह गईं। उधर योद्धाओं के अस्थायी ठिकाने पर पेड़ों के बीच जलती छोटी सी आग के चारों ओर अर्जुन, गुरपाल और किशन बैठे थे। दिन भर की भागदौड़ के बाद सब थके हुए थे। कुछ देर की खामोशी के बाद गुरपाल ने अर्जुन की ओर देखा। कुछ खाने को है? उसने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन ने अपनी पोटली खोली। हाँ, वह बोला, कल जो भुने हुए दाने लाए थे, थोड़ा अभी बाकी है। उसने मुट्ठी भर दाने गुरपाल और किशन की ओर बढ़ा दिए। गुरपाल जैसे ही दाने मुंह में डालने के लिए ऊपर देखने लगा, उसकी नजर आसमान में मंडराते एक पक्षी पर पड़ी। अर्जुन, उसने इशारा किया। अर्जुन ने ऊपर देखा और तुरंत पहचान गया। यह तो उसके चेहरे पर आश्चर्य उतर आया, यह तो वही कबूतर है। वह तुरंत उठकर आगे बढ़ा। कबूतर नीचे आकर उसके हाथ पर बैठ गया। अर्जुन की आंखों में हल्की चमक आ गई। मैंने इसे कल ही भीम को दिया था। तभी उसकी नजर कबूतर के पैर में बंधे छोटे से कपड़े पर पड़ी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने जल्दी से कपड़ा खोला और पढ़ने लगा। चौथो पकड़ा गया, पुल के पास वाले पूछताछ केंद्र में है। तीनों के चेहरे एकदम बदल गए। यह संदेश मंसूर ने भेजा है, अर्जुन बोला। नीचे उसके हस्ताक्षर भी हैं। किशन ने गहरी सांस ली। मतलब मंसूर ने भीम की मदद से यह संदेश भेजा है। फिर वह अचानक चिंतित हो उठा। लेकिन क्या भीम को मंसूर के बारे में पता है? नहीं, अर्जुन ने तुरंत कहा, उसे कुछ नहीं पता। कुछ क्षण तक तीनों चुप रहे। फिर किशन बोला, पूछताछ केंद्र। उसकी आवाज भारी हो गई। उस जगह का नाम सुनकर ही लोग कांपते हैं। वहां इंसानों से नहीं, जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता है। गुरपाल की मुट्ठियां भींच गईं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। अर्जुन ने कबूतर की ओर देखा। तो क्या मंसूर को जवाब भेजें? गुरपाल ने पूछा। क्या यह पक्षी मंसूर के पास जाएगा? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, भीम के पास जाएगा। किशन कुछ सोचने लगा। शायद अच्छा ही है कि भीम को मंसूर के बारे में कुछ नहीं पता। वह बोला, जितने कम लोग सच जानेंगे उतना सुरक्षित रहेगा। गुरपाल ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मंसूर चौथों को छुड़ाने में हमारी मदद करेगा? वह जरूर करना चाहेगा, किशन बोला, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? गुरपाल ने आश्चर्य से पूछा। किशन ने धीमे स्वर में कहा, पूछताछ केंद्र के सिपाही उसे पहचानते होंगे। अगर उन लोगों को शक हो गया कि मंसूर हमारी मदद कर रहा है, तो आगे से वह हमें खबर नहीं पहुंचा पाएगा। अर्जुन सोच में पड़ गया। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा, लेकिन हमें पूछताछ केंद्र के बारे में जानकारी चाहिए। फिर उसने किशन की ओर देखा। क्या तुम उस जगह के बारे में कुछ जानते हो? किशन ने सिर हिलाया। नहीं, कभी गया नहीं वहां, सिर्फ लोगों से सुना है। गुरपाल तुरंत बोला, फिर तो हमें मंसूर से मिलना ही पड़ेगा। वही हमें अंदर की जानकारी दे सकता है। लेकिन मिलेंगे कहाँ? किशन ने पूछा। अर्जुन अचानक कुछ सोचकर चुप हो गया। उसे मंसूर की कही बात याद आई। मैं हर जुम्मे की रात शेख कादरी की दरगाह पर सजदा करने जाता हूं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। आज जुम्मे की रात है, वह बोला, अगर हम जल्दी चलें तो शायद उससे मिल सकते हैं। गुरपाल तुरंत उठ खड़ा हुआ। तो फिर देर किस बात की? उसने तलवार कमर में खोसी। चलो। तीनों योद्धा तुरंत जंगल से बाहर की ओर बढ़ गए। रात गहरी होती जा रही थी और हर गुजरते पल के साथ चौथों का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों, यह था प्रतिज्ञा भाग 19। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं।